एलकेपी न्यूज से बातचीत में बिहार चुनावों को लेकर एआईएमआईएम के पटना जिला अध्यक्ष समीउल हक चांद जी से विशेष बातें। आइए जानते हैं उनके विचार और दृष्टिकोण के बारे में। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। आप देख रहे हैं एलकेपी न्यूज, मैं हूं आपके साथ जावेद आलम। बिहार इस समय चुनावों के माहौल में पूरा रंगा हुआ है और पूरे रंगे माहौल में अभी दिवाली त्यौहार भी निकला है। दिवाली के साथ जो है अभी कई और छठ पूजा का भी त्यौहार है। हम आप लोगों को बताएंगे और जानेंगे। पटना से समीउल हक चांद जी यहाँ जिला अध्यक्ष हैं और हम उनसे बात करेंगे कि इस दिवाली के बाद किसका दिवाला निकलने वाला है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। और जो जिला अध्यक्ष इस समय हैं हमारे समीउल हक जी, ये जो माहौल चल रहा है इस समय बिहार का, बड़ा हॉट एरिया जो है वो सीमांचल है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरा बिहार ही इलेक्शन के रंग में रंगा हुआ है। बहुत दिनों के बाद ऐसा मौका आया है जो बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत में सीमांचल क्षेत्र की चर्चा चल रही है कि सीमांचल क्षेत्र के साथ क्या नाइंसाफ़ी हुई। और इसका मुख्य श्रेय जाता है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल इमान साहब को, जिन्होंने विधानसभा के पटल पर और दूसरे माध्यम से भी अपनी बातों को ज़ोरदार ढंग से रखा है। और हम मुबारकबाद देना चाहते हैं आमावर की जनता को कि पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने उस हीरे को चुना जो आज उनकी आवाज़ बिहार विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे भारत में कहीं भी सियासी गलियारा में जब कोई चर्चा चल रही है तो सीमांचल की चर्चा हो रही है। और इसके मुख्य कर्ता धर्ता, मुख्य इस चर्चा को केंद्र में लाने वाले जो हैं वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल इमान साहब हैं। अख्तरुल इमान साहब जो है बड़े अच्छे वोटों से पिछली बार भी जीते थे और जिला पूर्णिया से अमौर की विधानसभा से वो इस बार भी जो है एमआईएम ने उनको खड़ा किया है। तो इस बार का क्या चांस लगता है आपको उनके बारे में? पिछले बार भी मोर देन 50% टोटल वोट जो पोलिंग हुआ था उसका आमौर की जनता ने जनाब अख्तरुल इमान साहब को दिया था और 50,000 से ज़्यादा वोटों के बहुमत से उन्होंने जिताने का काम किया था। और एक बार फिर से आमौर की जनता से ये उम्मीद है कि जिस तरह से उन्होंने पिछली बार जब कमज़ोर पार्टी थी एआईएमआईएम पार्टी, जो कमज़ोर पार्टी थी उस समय, नई पार्टी थी, तो जो ऐसे उन्होंने पिछले बार समर्थन किया और ऐसे एक आदमी को भेजा जिता करके जो उनकी आवाज़ को ना सिर्फ बिहार के पटल पर बल्कि आज पूरे हिंदुस्तान में सियासी गलियारे में जब भी जहां चर्चा हो रही है तो सीमांचल के साथ नाइंसाफ़ी की बात मुखर रूप से रखने वाले जनाब अख्तरुल इमान साहब को इस बार फिर से जिता करने का काम करेगी अमौर की जनता। अच्छा, अभी उनको हराने के लिए भी जो है इंडिया गठबंधन जो है जोरों पर है, तो आप गठबंधन के लिए भी वहाँ पे गए, तो उसमें क्या आप देखते हैं, उसको क्या देखते हैं आप? देखिए, मामला ये है कि हम जो चाहते थे वो ये चाहते थे कि सेकुलर वोटों का बंटवारा ना हो। और सरकार तो इस बार बननी है, जानी है, पिछली सरकार जो बनी हुई है बीजेपी और जदयू की, वो सरकार तो जानी है। तो हम चाह रहे थे कि हर बार की तरह जैसे परेशानी होती है जिसकी वजह से पिछले 20 साल से जो ये सरकार चल रही है बीजेपी जदयू की जो सरकार चल रही है, तो इस तरह के सांप्रदायिक जो ताकतें हैं, जो बीजेपी का क्या काम है आप देख ही रहे हैं, समाज में जो है नफ़रत फैलाना, इन सब ताकतों को हराने के लिए ज़रूरी है कि सेकुलर वोटों का बंटवारा ना हो। इसीलिए हम अपना मांग लेकर के हम गए थे महागठबंधन के नेताओं के पास, विशेषकर जो उसमें बड़ी पार्टी है राजद, उसके मुखिया के पास हमने गए, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री इस प्रदेश के रहे हैं तेजस्वी यादव जी, और पहले के जो मुख्यमंत्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, उनके पास हम गए। हमने अपनी मांगों को रखा और हमने ये भी कहा कि हमें 6 सीट दे दीजिए और हमें कोई मंत्री पद भी नहीं चाहिए। इसके बदले सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए कि सीमांचल के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है तो सीमांचल विकास बोर्ड का गठन किया जाए और उस पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि जो इलाका कोई पिछड़ा रह जाता है तो अगर जब तक उसको मुख्य धारा में शामिल नहीं करेंगे तो देश कैसे तरक्की करेगा, प्रदेश कैसे तरक्की करेगा। अच्छा, अभी भी जो है कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं एमआईएम पार्टी पर कि बीजेपी की बी टीम है, और अभी जो है प्रधानमंत्री जी ने भी दौरा किया बिहार का, लटक पटक झटक तरीके से जो उन्होंने बोला, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, प्रधानमंत्री के पास अब ये तो बड़ी अफ़सोस की बात है कि बीजेपी जदयू के 20 साल के शासनकाल के पास भी बाद भी उनको अपना जो काम उन्होंने किया है, वो गिनाने को ना मिले। प्रशांत किशोर जी जो हैं, ये पी के जो ये भी चुनावों में बड़ी धूमधाम से तैयारी कर रहे हैं और बड़ा इन्होंने जो है आरोप भी लगाया है सम्राट चौधरी जी पे। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये अपना कोई गेम चेंजर बना पाएंगे बिहार चुनाव में? नहीं, नहीं, प्रशांत किशोर जी अभी नए हैं, ये पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले चुनाव लड़ाते रहे हैं, विभिन्न पार्टियों के साथ वो जुड़े रहे हैं। तो अभी तो ये बंद मुट्ठी हैं, तो इनके बारे में कुछ कहना जल्दीबाजी होगी। अच्छा, इसमें अभी जो असुद्दीन ओवैसी साहब हैं, इस बार टिकट जो है यहाँ पे रणजीत सिंह ढाका जी मोतिहारी जो है विधानसभा ढाका से, और मनोज कुमार दास सिकंदरा विधानसभा से इनको दिया। क्या जो ये एक बी टीम का और जो केवल मुस्लिमों के लिए जो है ये चुनाव रणनीति करती है एमआईएम, इससे कुछ जो ये रणनीति अपनी बदलने की कोशिश कर रहे हैं या छवि को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं? ये हिंदू कैंडिडेट को जो गैर मुस्लिम है इनको टिकट दिया है। देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का क्लियर कट डायरेक्शन रहा है, इसका विचारधारा है कि समाज के ऐसे वर्ग जो तरक्की की राह में पीछे छूट चुके हैं, उनकी आवाज़ उठाना है, हक और इंसाफ की बात करना है। तो हमारा ऐसा कोई मैटर नहीं है, धर्म और जात से ऊपर उठ करके ही हम कोई भी बात करते हैं। तो ये तो हमारी खुशनसीबी है कि इससे पहले भी हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो यहाँ आए थे, तो उन्होंने जो पहले सेट में जो कैंडिडेट का ऐलान किया, उसमें 3 कैंडिडेट का उन्होंने ऐलान किया, जिसमें तौसीफ़ आलम साहब, राणा रंजीत सिंह जी और हमारे राज्य के अध्यक्ष जो हुए जनाब अख्तरुल ईमान साहब, इनके बारे में ही कैंडिडेट का ऐलान किया उन्होंने। और इससे क्लियर कट पता चलता है कि हम सिर्फ हक और इंसाफ की बात करने वाले लोगों के साथ हैं। ऐसे जितने भी लोग हों, अगर इस विचारधारा पर चलने वाले लोग हों, तो हमें धर्म और जात किसी से कोई परहेज़ नहीं है। सभी धर्म और जात के लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जुड़ते ही हैं, और अभी हमें हर धर्म और जात से समर्थन मिल भी रहा है। अच्छा, अभी जो चिराग पासवान जी है, एम बाई का इन्होंने समीकरण जो है अपना अलग ही निकाला है। तो क्या लगता है कि चिराग पासवान इस बार कुछ क्या कर पाएंगे या किसके तरफ से बैटिंग कर रहे हैं? देखिए, किसी भी समीकरण का राग अलापने से कुछ नहीं होता है। होता यह है कि आपने समाज की भलाई के लिए कितना काम किया। समाज की भलाई का मतलब ये हो गया कि मैं किसी धर्म विशेष या जाति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। जब आपको बिहार की चिंता है, तो बिहार के विभिन्न वर्ग, विभिन्न समुदाय, विभिन्न जातियों में जो भी लोग हैं, वो सभी लोग बिहारवासी हैं। और जब भी यहाँ बात होगी तो बिहार की तरक्की की बात की जाएगी। और बिहार में ऐसा हो नहीं सकता है कि किसी एक बड़े वर्ग को पीछे छोड़ दिया जाए, खा वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, और बिहार तरक्की कर जाए। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। इसलिए हम हमेशा चाहते हैं कि जब भी बात हो तो पूरे बिहार की तरक्की की बात हो। अच्छा, अभी पीछे भी कुछ विधायक आपके जीते थे और वो पार्टी छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए। तो क्या लगता है आपको इस बार ऐसा कोई नेता नहीं कर पाएगा आपसे? ऐसा क्या आपको इसमें जज करते हैं आप? देखिए, ये तो वो लोग, ऐसे लोग जो थे, वो उन्होंने धोखा दिया पब्लिक के साथ कि जिस पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर के लोगों ने उनको जिताया और ये उम्मीद रखा कि हक और इंसाफ की लड़ाई वो लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने धोखा दिया और बिक गए और दूसरे पार्टी में ज्वाइन कर लिया। तरीका ये होना चाहिए था, जब इतना ही इंसाफ पसंद थे, अगर दूसरे पार्टी में ज्वाइन करना था तो पहले वो इस्तीफ़ा देते, फिर दूसरे पार्टी के चुनाव चिन्ह से लड़ते और उसके बाद जाते। लेकिन उनके साथ भी सही हुआ। 4 में से देखिए 3 लोग जो हुए, उनको उनकी जो नई पार्टी है उन्होंने टिकट भी नहीं दिया। और ऐसे लोगों को जनता भी सबक सिखानी चाहिए। अच्छा, अभी गिरिराज जी जो है इन्होंने भी बड़ा एक वर्ड बोला है नमक हराम करके मुस्लिमों के लिए। तो इसमें आप कैसे देखते हैं उस बयान को? देखिए, जो इंसान की सोच होती है वही उसके ज़ुबान पर आता है। तो हम इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। लोगों की बात से ही उनके चरित्र का आप आकलन कर सकते हैं। और हम जब भी यहाँ बात कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं भाई 13 करोड़ बिहार वासियों की। और यहाँ इस देश के अंदर तो पुराना
शेर है राहत अंदौरी साहब का बहुत मशहूर शामिल है कि भाई सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो सभी धर्म और जात के लोगों ने मिलकर यहाँ पर गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ के इस देश को आज़ादी दिलाई है। इस देश में चाहे किसी भी धर्म और जात का लोग हो, उसका सबका बराबरी का हिस्सा है। तो किसी एक विशेष वर्ग को इस तरह से बोलना, ये आपकी सोच ज़हनियत को दर्शाता है, जो कि अच्छा नहीं है। अच्छा, आरजेडी भी भरपूर तरीके से सीमांचल में जबरदस्त अपने कैंडिडेट उतारे हैं और बीजेपी ने भी उतारे हैं, तो आपको इस माहौल में लगता है कि कितना डैमेज कर पाएंगे एमआईएम को वहाँ पे? नहीं, हमारा ऐसा है कि हमने पहले ही सर्वे किया जो, और लोगों से जो रुझान उनका जाना, तो करीब करीब 50-60 सीट ऐसा था जिस पर लोगों का ये था कि ज़रूर से ज़रूर यहाँ कैंडिडेट दीजिए आप AIMIM पार्टी का। तो हमने वहाँ पर जो ज़मीनी हालात देखा, तो हम नहीं चाहते थे कि सेकुलर वोटों का बंटवारा हो, इसीलिए पहले हम महागठबंधन के पास गए कि भाई गठबंधन में हमें शामिल कर लिया जाए। लेकिन जब बात नहीं बनी तो हमने चंद्रशेखर रावण जी की आज़ाद समाज पार्टी और केशव प्रसाद मौर्य जी के अपनी जनता दल के साथ मिलकर ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया, और 25 सीटों पर खुद MIM लड़ रही है, और बाकी 22 सीटों पर चंद्रशेखर जी की पार्टी लड़ रही है, और 3 सीट पर अपनी जनता दल जो केशव प्रसाद मौर्य जी की पार्टी है वो लड़ रही है। तो ज़मीनी हालत तो यही है कि हम इन 50 सीट पर डायरेक्ट कॉन्टेस्ट में हैं और हमारे जीतने की इसमें संभावना है। वहीं से हमने अपने कैंडिडेट को खड़ा किया है। अच्छा, अभी एक नई पार्टी जो है लालू के जो है बेटे दूसरे जो है तेज प्रताप जी, उन्होंने भी अपना पार्टी एक अलग बनाया है, तो उससे क्या लगता है कि कितना नुकसान हो सकता है इंडिया गठबंधन को या एमआईएम को? अब ये देखिए कि ये तो सब लोग, जो लोग जानते हैं लालू जी के परिवार के बारे में, वो जानते हैं कि तेज प्रताप जी और बाकी लोगों के साथ उनका रिलेशन कैसा है। वो पब्लिक से हमेशा जुड़ते रहना चाहते हैं, तो उनकी क्या साख रह गई आरजेडी में, ये तो समझने की बात है। तो जब उनके अपने पुत्र की ये साख नहीं बची है इस नए तेजस्वी जी के आरजेडी में, तो बाकी लोगों का क्या सम्मान बचा रहेगा। अच्छा, इससे एक माहौल बड़ा लग रहा है, क्योंकि 10,000 रुपये कुछ महिलाओं को जो है बीजेपी ने दिए हैं चुनाव से पहले, और फिर हर घर में एक नौकरी तेजस्वी देने का वादा कर रहे हैं। इससे क्या लगता है आपको, क्या ये हो पाएगा? इससे क्या माहौल बदलेगा? तेजस्वी जी को मेरा एक छोटा सा मशवरा है कि कुछ ऐसी बात ना करें जो पहले 2014 में नरेंद्र मोदी जी अपने चुनावी सभाओं में करते चले आ रहे हैं कि 2 करोड़ हर साल नौकरी। उसी तरह से जिस तरह से अभी तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि हर परिवार में नौकरी, तो बिहार में अभी जो लेटेस्ट जनगणना हुआ है इसके मुताबिक 2.25 करोड़ से ज़्यादा परिवार हैं, और यहाँ नौकरी जो कुल है करीब करीब 25 लाख के आसपास है। तो उसको बढ़ा करके आप कितना कर लीजिएगा, 50 लाख। तो 50 लाख नौकरी अगर आप कर लेंगे तो कई परिवार ऐसे हैं जिसमें 2-2 3-3 नौकरियां हैं। तो इसका मतलब मुश्किल से 20 लाख परिवार को आप नौकरी दे सकते हैं, और हर परिवार में सरकारी नौकरी का जो आप वादा कर रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है। सरकार का जो काम होता है असल में ये होता है कि रोज़गार के ऐसे सुअवसर प्रदान करना और इस तरह की स्थिति प्रदान करना ताकि लोग जो है अपने रोजगार का सृजन कर सके और सम्मानजनक जीवन जी सके। अच्छा, आप इससे कितने सहमत हैं? क्योंकि अभी एसआईआर भी हुआ और राहुल गांधी जी ने वोट चोर का भी जो है बड़ा नारा भी दिया, तो इससे आप कितने सहमत हैं कि अब वाकई चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है? ये तो जांच का विषय है, लेकिन हम लोगों से ये कहना चाहेंगे कि देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अपने वोट की कीमत को आप समझिए। आज जो लोग जो है किसी वक्ती तौर पर फ़ायदे के लिए नेताओं के झूठे वादे पर या उनसे कुछ छोटे मोटे पैसे की वजह से, जैसा कि आम तौर से देखना में आता है, आप अपने बच्चों का, अपने आप का भविष्य जो है गिरवी रख रहे हैं। तो इसलिए आप होशियार बनिए, जागरूक रहिए। जागरूक नागरिक का यही काम है कि जो हमारे हक और इंसाफ की बात करे हम उसको अपना प्रतिनिधि चुनें।
ठीक है, क्या आपको लगता है कि यहाँ चुनाव जो है ईवीएम से ही होने चाहिए या फिर जो है बैलेट पेपर से ही होने चाहिए? आप इसको कैसे देखते हैं? हकीकत यह है कि बैलेट पेपर से चुनाव आज देश दुनिया के कई ऐसे जो देश हैं जो सो कॉल्ड हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं, अमेरिका हो, जापान हो, वहाँ आज भी बैलेट पेपर से ही चुनाव होता है। ईवीएम एक मशीन है जो ख़राब हो सकता है, जो हैक किया जा सकता है। वो उसमें सिंपल एक चीज़ है, टेक्निकल साइड से मैं भी हूँ, ईप्रोम चिप लगा रहता है, जिसको ईप्रोम चिप में हेरा-फेरी किया जा सकता है। तो ऐसा कोई काम क्यों करें जो जनता का जिस पर विश्वास सही ढंग से ना जमे। जब आप चुनाव प्रक्रिया इतने लंबी कर रहे हैं, आप 5-5, 6-6 चरण में देश का चुनाव कराते हैं। अभी बिहार का भी चुनाव छोटा-सा एक स्टेट है, छोटा नहीं एक मीडियम स्टेट है, उसको भी आप 2 चरण में करा रहे हैं और चुनाव जब खत्म हो जा रहा है, उसके 3 दिन के बाद वोट काउंटिंग हो रहा है। वोट काउंटिंग में भी 6 घंटा, 8 घंटा, तो अगर 6 घंटा, 8 घंटा के बजाय 2 दिन के बाद ही रिजल्ट हो, लेकिन पब्लिक उससे अगर सैटिस्फाइड हो, तो ज़्यादा बेहतर है। चूँकि लोकतंत्र का काम ही है कि जो पब्लिक के सैटिस्फैक्शन का काम करे। जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के ऊपर शासन का नाम है जनतंत्र। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी साहब पिछली बार भी आए थे, इस बार फिर आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितना माहौल बदल सकते हो असदुद्दीन ओवैसी साहब आकर के? बैरिस्टर साहब इस देश के जाने माने बड़े नेता में से हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जाहिर सी बात है लोग उनको पसंद करते हैं और स्पेशली अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखा आपने कि विदेश में जब देश का पक्ष रखना की बात आई तो उसमें प्रतिनिधिमंडल बहुत सारे भेजे गए, जिसमें हमारे बैरिस्टर साहब को भी भेजा गया और सबसे मुखर होकर के देश का पक्ष रखने वालों में हमारे बैरिस्टर साहब थे। तो ज़ाहिर सी बात है उनके चाहने वाले हैं, पूरे देश में हैं, बिहार में स्पेशली हैं और उनके जब चीज़ सुनिए, कोई भाषण सुनिए तो बिल्कुल तथ्य पर भाषण करते हैं और वो जायज़ बात बोलते हैं, तो उनसे सभी लोग इम्प्रेस हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, धर्म और जाति समूह से ऊपर उठ करके उनके भाषण को लोग लाइक करते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है उनके आने से बहुत फ़र्क पड़ेगा चुनाव पर। और देखते हैं एमआईएम सीमांचल एरिया में पिछली बार 5 सीटें लेकर के आई थी, इस बार क्या जलवा दिखाती है और कितना बिहार की राजनीति में अपना क्या जो है रिजल्ट दिखाते हैं और क्या जलवा दिखाते हैं, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा, वोटों की गिनती का दिन ही बताएगा। और इस दीपावली या काफ़ी त्यौहार निकले और ये छठ का भी जो पर्व निकला, जाते जाते एक सवाल है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे अपने बिहार प्रदेश के लोगों को? जी, ये तो हमारा बिहार का, पूर्वांचल का और अब तो पूरे हिंदुस्तान का ये एक विशेष पर्व है और सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएँ। और ये हमारे राज्य की एक त्रासदी भी है। त्रासदी ये है कि जितने प्रवासी बिहार के लोग हैं वो इस छठ पूजा के मौके पर आते हैं और अभी भले केंद्र सरकार ने दावा किया है कि 12,000 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेनें हमने चलाई हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें आ रही हैं, जो हमारे मोहल्ले के लोग जो वापस आ रहे हैं, जब उनसे हालात का विवरण सुनते हैं तो ये अफ़सोस लगता है कि बिहार जो है आज इतने सालों के बाद भी पलायन की त्रासदी झेलने को मजबूर है। तो इसीलिए तो हमें चाहिए कि हमें ऐसी सरकार चाहिए जो सही डायरेक्शन में काम करे और समाज के सभी वर्गों के लिए काम करे। ये कुछ चुनिंदा लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं, इसी की वजह से यहाँ पलायन का मर्ज़ बढ़ता ही चला जा रहा है और इसीलिए हमारा विचारधारा स्पष्ट है कि बिहार को चाहिए ऐसा स्वस्थ राजनीति जिसमें सबसे पहले तो है कि बिहार बने आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में और यहाँ शिक्षा का व्यापक विस्तार हो। इसके बाद जो है फैक्ट्री लगे और यहाँ से ब्रेन जो पहले सप्लाई होता था पूरे इंडिया में, पहले कहा जाता था, एक मिसाल था कि डीएम, एसपी और एसएसपी में से ज़रूर कोई ना कोई एक उस ज़िले का जो होगा वो बिहारी होगा, लेकिन आज ये स्थिति नहीं है, बदल चुकी है। तो इसी वजह से क्या हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में हम पीछे पड़ गए, पीछे रह गए और आज देखिए कि सबसे गरीब प्रदेश में से अभी तक हम हैं और ये एक त्रासदी है और इसी को सही ढंग से, इसलिए कि विकसित जो समाज है वो ये नहीं हो सकता है कि कोई एक पार्टिकुलर सेक्टर विकसित हो, कोई एक क्षेत्र विकसित हो और दूसरा क्षेत्र पीछे रह जाएगा, तो इस तरह से विकसित बिहार तो बन नहीं पाएगा। चलिए, आपने इतना टाइम दिया और आपने कीमती टाइम निकाल के हमारे साथ बातचीत की, चुनावों पर बहुत बेखूबी हर सवाल का जवाब दिया, आपका शुक्रिया। धन्यवाद। ये हमारे साथ समीउल हक चांद जी पटना जिला से जो है अध्यक्ष थे एमआईएम के।
नमस्कार, मैं हूं जावेद आलम। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले हर नई वीडियो का अपडेट मिले आपको सबसे पहले। आप देखते रहिए LKP न्यूज़।